Hello students, welcome to Medical Vidyarthi Online Education. Today I am going to discuss about introduction and scope of biochemistry. जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका स्कोप क्या है और इसका जो सेल ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री का फंक्शन क्या है, ये कहाँ कहाँ अपना फंक्शंस परफॉर्म करती है, कहाँ कहाँ इसका वर्क है, उसको देखते हैं. तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री केमिकल प्रोसेस रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं. इट इज़ अ लेबोरेटरी बेस्ड साइंस कंबाइंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. ये क्या है? कंबाइंड इसको करके पढ़ते हैं हम कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कंबाइन करके लेबोरेटरी साइंस में हम इसको देखते हैं. ठीक है. बायोकेमिस्ट्री स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस. बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल. ये क्या है? एक संरचनात्मक और कंपोजिशंस केमिकल रिएक्शन से रासायनिक क्रिया है सब्सटेंसेस इन लिविंग सिस्टम और लिविंग सिस्टम के अंदर की. ठीक है. इट टर्न देयर फंक्शंस एंड वेज टू कंट्रोल देम. और इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करके हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं और जैसे कि कोई मेडिसिन है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या चेंजिंग करना है, तो हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू कर सकते हैं. ऑलराइट. स्कोप की बात करूं कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, तो बायोकेमिस्ट्री स्कोप ऑफ फार्मेसी क्या है? मेडिसिन क्या है? क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री यूजेस बायोकेमिकल मेजरमेंट टू हेल्प डायग्नोस. क्या करती है? जैसे कि मेडिसिन. अब मेडिसिन से इसमें क्या पता चल रहा है? देखिए, हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ है तो पहले उसको डायग्नोस करेंगे, पहले उसके टेस्ट के लिए उसको बोलेंगे कि ये टेस्ट कराओ. वो टेस्ट कहाँ से मेडिकल साइंस ने कहाँ से लिया? बायोकेमिस्ट्री से लिया. अब हम बायोकेमिस्ट्री को एज अ डॉक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं कि मेडिकल साइंस में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट दिया, इसने बहुत बड़ा योगदान है इसका. ठीक है. तो बात समझ आ गई. तो बायोकेमिस्ट्री मेजर करते हैं, डायग्नोस करते हैं. ठीक है. फिर उसका ट्रीट करते हैं. डायग्नोस कर लिया, पता चल गया कौन सी बीमारी है, फिर उसका उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको मेडिसिन उसी हिसाब से देना स्टार्ट कर देते हैं. फिर वो मेडिसिन उसको क्या करती है? उसको फ़ायदा करती है, प्रिवेंट होता है एंड मॉनिटर करता है. क्या मॉनिटर करता है? डिजीज़ को. अब जैसे कि सपोज कर लीजिए कि कोई पेशेंट गया है कोई अपना ब्लड टेस्ट कराने. अब उसको कोई डिजीज़ होगी तो ब्लड टेस्ट में आ जाएगी ना, मॉनिटर कर लेगा. तो वो ब्लड टेस्ट किसने दिया? बायोकेमिस्ट्री ने दिया. तो बायोकेमिस्ट्री ने उसको मेजर कर लिया, मॉनिटर कर लिया कि इनको ये चीज़ की कमी, इस चीज़ की कमी. ऑलराइट. मेडिकल बायोकेमिस्ट्री कैन वर्क एज डॉक्टर. जैसे कि मैंने बताया, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री क्या करती है? वर्क करती है किसकी तरह? एक डॉक्टर की तरह वर्क करती है. ठीक है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है. जैसे कि देखिए, बायोकेमिस्ट्री कैन वर्क इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अ मैनी इंडस्ट्रीज इंक्लूड फार्मास्यूटिकल. ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर. मतलब कि एग्रीकल्चर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. फॉरेंसिक साइंस में भी. ठीक है. फॉरेंसिक साइंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. फॉरेंसिक साइंस मतलब क्या है? कि किसी ने क्राइम किया है. ठीक है. तो हम उसका कैसे पता चलेगा हमको कि किसने क्राइम किया है? तो फॉरेंसिक साइंस के थ्रू पता चल जाता है हमें. बायोकेमिस्ट्री कैन वर्क इन फॉरेंसिक साइंस. ठीक है. ये बात समझ आई. फूड इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है. ठीक है. फूड इंडस्ट्री में. ठीक है. कि फूड को किस तरह से क्या करना है, कितना उसके अंदर कैलोरी हो, कितनी क्या चीज़ हो, तो सब कुछ बायोकेमिस्ट्री स्टडी करती है. फिर उसका एक्सपायरी डेट भी लिख देती है ना. तो वो बायोकेमिस्ट्री से ही आया है. ड्रग फॉर्मेशन यानी कि अब ड्रग फॉर्मुलेशन यानी कि दवा को, एक पैरासीटामोल किस तरह बनी है, कितनी फॉर्मूले उसमें ऐड किए गए हैं तब एक दवा तैयार होती है. तो बायोकेमिस्ट्री स्टडी करती है कि अब हम फीवर के लिए कौन सी मेडिसिन लें. ठीक है. एलर्जी के लिए कौन सी मेडिसिन लें, है ना. हेडेक के लिए कौन सी मेडिसिन लें. तो ये बायोकेमिकल फॉर्मुलेशन बनाती है, फॉर्मूला बनाती है, फिर एक ड्रग तैयार होती है. ठीक है. ड्रग इम्प्रूवमेंट. जैसे कि अब कोई दवा है, एक दवा है, जैसे कि कोई किसी को नहीं फ़ायदा करिए तो हम उस कोई बायोकेमिस्ट्री के थ्रू क्या होता है, उस ड्रग में क्या करते हैं? इम्प्रूवमेंट करते हैं. उसमें कोई चीज़ें और इंक्लूड कर दी जाएगी, है ना. जैसे कोई दवा होती है
कुछ mg की होती है, कुछ बढ़ी हुई होती हैं, तो वो पेशेंट के हिसाब से रखी जाती हैं कि किस पेशेंट को कितनी नीड है, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट अगर नहीं हो रहा है पेशेंट को तो दवा भी चेंज की जाती है, तो नए फॉर्मूले से भी दवा कभी कभी नए फॉर्मूले से भी बनाई जाती है ना। तो ये ड्रग इम्प्रूवमेंट हो गया। हाफ लाइफ मतलब क्या है, हाउ लॉन्ग अ ड्रग इज स्टेबल ऑन गिवन टेम्परेचर, यानी कि आप सपोज कर लीजिए हमारी बॉडी का भी एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर वो दवा कितनी देर तक रहेगी, है ना, कितनी देर तक वो स्टेबल रहेगी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो भी एक टाइम पीरियड होता है। दवा डॉक्टर कहते नहीं है कि इस टाइम आपको ये दवा खानी है, सुबह खानी है, शाम खानी, तो वो बायोकेमिस्ट्री मॉनिटर कर रही है कि इस दवा का असर इतने टाइम तक है, इतने टेम्परेचर तक है ना। तो ये चीज़ समझ आ गई। एक्सपायरी डेट, अब बायोकेमिस्ट्री ने एक्सपायरी डेट पर भी रिसर्च की कि कौन सी दवा कितने टाइम तक फ़ायदा कर सकती है। एक्सपायर हो जाती है दवा तो उसके अंदर कोई असर नहीं रहता, बल्कि रिएक्शन हो जाता है ना, क्योंकि वो एक्सपायर हो गई है। ड्रग स्टोरेज, अब ये भी ड्रग स्टोरेज भी बायोकेमिस्ट्री से ये पता चलता है कि इस दवा को किस में रखना है, कैसे रखना है ना, किस टेम्परेचर में रखना है, तो ये बायोकेमिस्ट्री स्टडी करती है। अगर मैं बात करूँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर मैं फार्मेसिस्ट की बात करूँ कि फार्मेसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो फार्मेसी के लिए ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है: ड्रग फॉर्मुलेशन, ड्रग इम्प्रूवमेंट, हाफ लाइफ, एक्सपायरी डेट एंड ड्रग स्टोरेज। ऑलराइट, बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी बनी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, हमारी संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑलराइट, हमारी जो बॉडी है उसकी इकाई कौन है, सेल है, कोशिका है। बात समझ आ गई। तो देखिए हमारी पूरी जो है बॉडी में जो सेल्स बनी होती हैं वो किस तरह बनी होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले क्या, देखिए सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं, ठीक है। तो सेल ने क्या बना लिया, सेल बनी, सेल ने बनाया क्या, टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ ने क्या बना दिया, बहुत सारे टिश्यूज़ ने मिलकर टिश्यूज सिस्टम बनाया, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिलकर क्या बना दिए, ऑर्गन बना दिया, ठीक है। और ऑर्गन ने मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बन गया, आपका बॉडी बन गया, ठीक है। इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बन गया, आपका बॉडी बन गया। सबसे पहले सेल, टिश्यूज सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी, यानी कोशिका, ऊतक तंत्र, अंग तंत्र एंड शरीर। इस तरह से आपका बॉडी बनता है। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं तो हम सेल्स को क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से छोटे छोटे ईंटों से मिलकर हमारा घर तैयार होता है, हमारा घर बनता है, उसी तरह से सेल्स से मिलकर हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। ऑलराइट, अब सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, मैंने बता दिया। सेल हम जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब देखिए मेल के अंदर ठीक है, एक मेल के अंदर कितनी सेल्स पाई जाती हैं, तो 37.2 ट्रिलियन सेल्स होती हैं किसके अंदर, मेल्स के अंदर। फीमेल्स की बात करूं तो 31.7 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। स्किन, अगर हमारी स्किन के अंदर कितनी सेल्स होती हैं, तो हमारी स्किन दिख रही है आपको, त्वचा दिख रही है, उसमें कितनी सेल्स हैं, 300 बिलियन सेल्स है, 300 बिलियन सेल्स है। हार्ट की बात करूं तो हार्ट में 140, हार्ट की बात करूं तो कितना है, 40 बिलियन सेल्स है, ठीक है। हार्ट की बात करूं तो कितनी है, 40 बिलियन सेल्स है। लीवर में 100 बिलियन सेल्स हैं, ठीक है। मसल्स में 640 बिलियन सेल्स हैं, ठीक है। बात समझ आ गई, 640 बिलियन सेल्स है। ऑलराइट, अब बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा है, बायोकेमिकल्स के बारे में। व्हेन डिफरेंट स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एमिनो एसिड, डिफरेंट स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि एक अलग तरीके का छोटा जो आपका कंपाउंड है, ठीक है, लाइक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तब एक प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन, अमीनो एसिड क्या है, छोटी यूनिट है प्रोटीन की, ठीक है। मोनोसैकेराइड यानी कि आपका
बहुत सारे मोनोसैकेराइड जुड़कर क्या बनाते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इस मोनोसैकेराइड भी आपकी क्या है, कार्बोहाइड्रेट की छोटी यूनिट है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाते हैं, डीएनए आरएनए बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड भी क्या है, डीएनए आरएनए की छोटी यूनिट है। गेट टुगेदर, अब ये सारे लोग अब आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं एंड फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स, और क्या बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं और स्ट्रक्चर, केमिकल कंपाउंड्स बना के एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स को 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया था, वो मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात होती है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, ये क्या होते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। साइज में और मास में बड़े होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मेजर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि प्रोटीन क्या कर रहा है आपका, प्रोटीन बना, अमीनो एसिड ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। अब प्रोटीन ने क्या किया, फ्रेम बना दिया, फ्रेम वर्क ऑफ सेल, क्या बना दिया, हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बना दिया। कैसे बनाया, जैसे सपोज कर लीजिए ये है हमारा स्टमक है, अब इसके साइड एडिपोज टिश्यूज घिरे रहते हैं, तो इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता, वही शेप का रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के टिश्यूज जो घिरे रहते हैं, टिश्यू से घिरा रहता है, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज नहीं होता। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे ये बात बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सेल्स, फ्रेम बनाने में, फ्रेम भी बनाता है साथ ही साथ प्रोटीन, और भी फर्दर बहुत सा वर्क करता है। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और ये कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, ठीक है। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, कैरी करता है प्रोटीन सिंथेसाइज को, मतलब सिंथेसिस को। कैसे कैरी करता है, जैसे कि आरएनए में भी आप जब न्यूक्लिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो मैं उसमें बताऊंगी कि एमआरएनए क्या करता है, संदेश देता है, मैसेज देता और लेता है, तो उसी के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और ये क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी को, और ये क्या है, प्राइमरी स्टोर ऑफ एनर्जी है, यानी कि पहला इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, ठीक है, और ये पूरी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करता है हमारी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और लिपिड्स की बात करूँ, लिपिड्स क्या है, कैसे बनते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इट सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या है, सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो इसकी एनर्जी होती है फुलफिल लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, ये कैसी एनर्जी इसके अंदर होती है, फुलफिल होती है, भरी हुई होती है, और लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय तक इसमें जो एनर्जी होती है वो चलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, जो कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी होती है जब हम खाना खाते हैं तब तक रहती है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। लेकिन लिपिड्स के अंदर क्या है कि इसके अंदर मोर एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज लिपिड क्या करता है, हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, और क्या करता है, जब हम खाना नहीं मान लीजिए हम 5 दिन भी खाना नहीं खाएंगे और पानी पी के सहारे रहेंगे तो भी हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि जो फैट है उसके अंदर क्या है, बहुत एनर्जी होती है, वो चर्बी को पिघलाकर, फैट चर्बी है, चर्बी को पिघलाकर हमें एनर्जी देगा, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये दैट्स इट। तो आज का हमारा ये लेक्चर था कि जो बायोकेमिस्ट्री है उसका स्कोप क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ठीक है। थैंक यू।